हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं कि 15 को हमारा एग्जाम है बोर्ड का। उसके लिए जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि सेट 2 हम लोग लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आज उसका डिस्कशन है। पिछले वीडियो की तरह ये भी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फुल एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग और आंसर को कैसे खूबसूरत लिखना है ताकि आप फुल मार्क्स गेन करें। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। Rakatba Education app. Download the app now. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कस्टम बैरियर। कस्टम बैरियर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आ रहा है आपके माइंड में कि कस्टम बैरियर किसको कहते हैं, कस्टम बैरियर माइंड में लॉक कर लीजिए। अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी बैरियर्स या कोई भी रुकावट होता है तो उसको हम कस्टम बैरियर्स कहेंगे। लेकिन ये कुछ सेंस में बेनिफिशियल्स भी होता है। मतलब कि ऑप्शन आपके सामने, इट इज अ मेजर ऑफ लिमिटिंग ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर ऑफ द डिफरेंट सिटीज एंड प्रिंसिपलिटीज। ऑप्शन नंबर ए ही सही है क्योंकि लिमिटेशन करता है। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड वे में आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो लिमिटिंग ट्रेड जो करता है वो कस्टम बैरियर करता है। और कस्टम बैरियर रिक्वायर्ड है ये किसी भी कंट्री के लोकल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। कस्टम बैरियर रहेगा तभी इंपोर्ट की चीजें कम आएगी और आप अपने यहाँ की जो प्रोड्यूस चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये जो आपके सामने ऑप्शन है इसको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस के बोला कि सबसे पहले आप ईयर लिख लिया कीजिए। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने बनाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था एस सी एस टी लोगों के लिए। कब? 1930 में। तो इसका एक आंसर हो गया आपका कि 1930 डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। रॉलेट एक्ट कब आया था, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1919 में हुआ था। जालियन बाग मैसेज आपको याद होगा, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, पूना पैक्ट साइन अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932। और गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण, चंपारण में गांधी जी ने कब ट्रेवल किया था? तो आपके सामने आंसर क्या है इसका? 1917। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस वाइज ऐड करने, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहले ए आ रहा है। इसके बाद कौन सा आ रहा है? तो रॉलेट एक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आ रहा है? तो ए आ रहा है। और उसके बाद लास्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है? लास्ट पोजीशन पे थर्ड नंबर आ रहा है। तो देखिए क्या ऐसा सीक्वेंस बन रहा है कि पहले किसी में फोर्थ है तो फोर्थ बस इसी में है। तो टाइम अगर हमको बचाना है, ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर और किसी में है नहीं, फोर बस इसमें है। देख लेते हैं क्या ऑर्डर मेरा सही हो रहा है। तो फोर फर्स्ट में, उसके बाद फिर सेकंड नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? सेकंड नंबर आ रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर आ रहा है और थ्री, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे नहीं कि मतलब रट्टा मारे हो, आप प्रॉपरली उसका ईयर लिखोगे, उसके बाद उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करोगे, तब जाकर के आपका प्रॉपर आंसर होगा और परफेक्शन आएगी। ठीक है, बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है। जर्मेनिया का पिक्चर दे दे, मरियाना का पिक्चर दे दे तो ये बहुत ही आसान सा आपका टॉपिक हो जाएगा। बोला कि ये किसका पिक्चर? जर्मनिया तो हाथ में स्वॉर्ड ली रहती है, या फॉरेन जर्मनिया होगी, या गार्ड करते हुए राइन रिवर को दिखेगी। बट ये क्या है? मरियाना का पिक्चर है और ये फेमस नेम था फ्रांस में। और इसको जो आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते थे, पब्लिक प्लेसेस होते थे, वहां पर इसको इंस्क्राइब किया जाता था ताकि लोग के अंदर में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो डेवलप हो। तो बोला कि पोस्टेज स्टैम्प्स विद द पिक्चर ऑफ मरियाना, ये फ्रांस की एलिगरी थी। फ्रांस में नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए ऐसी एलिगरी को यूज किया गया था। और हर कंट्री में चाहे फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें या नेशनलिज्म की डेवलपमेंट की बात करें, ऐसे पिक्चर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, बोला कि करेक्ट रिगार्डिंग द वेरियस डेवलपमेंट विच हैपेंड इन द वेक ऑफ फिलिंग ऑफ लुई फिलिप इन द ईयर 1840। 1848 में क्या हुआ था कि लुई फिलिप जो 1930 में जो 1830 में बने थे, ठीक है, जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस के रूलर, वो तो क्या हुआ था कि उनको भागना पड़ा था।
1848 में द नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। सही इंसिडेंट है, एनसीईआरटी पढ़िएगा, दिया हुआ है कि नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम कर दिया, बना दिया रिपब्लिक। नेशनल वर्कर्स वर सेट अप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सही चीज है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स के आपके ऑप्शंस भी उस समय मिल रहे थे। सफरेज टू ऑल वुमेन, देखिए यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो सफरेज तो मिला था लेकिन ओनली मेल मेंबर को जो 21 ईयर से ज्यादा के थे। राइट टू वर्क वाज ग्रांटेड, ये भी था ऑप्शन। तो देखिए कि किसी में 1, 2 और फोर्थ नंबर है क्या? किसी में 1, 2 और फोर्थ नंबर, 1, 2 और फोर्थ नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रिवोल्यूशनरीज मिलिशियस रेड शर्ट? रेड शर्ट किसने? विल्सन, जार निकोलस टू, जियोस्पी गैरिबाल्डी या ड्यूक मेटरनिच? जियोस्पी गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट फॉर्म किया था। ठीक है, इटली के रिवोल्यूशनरीज थे, सार्डिनिया पिडमोंट के विक्टर इमैनुएल टू के ट्रस्टेड जनरल सेनापति थे। बोला कि चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड एरियाज दे आर ग्रोन इन। रबर असम में बिल्कुल भी नहीं, रबर के लिए आपको चाहिए बहुत सारा रेनफॉल। आप चलिए अंडमान निकोबार या आपको केरला वाले रीजन में आना पड़ेगा। पल्सेज इन उत्तर प्रदेश, ये भी करेक्टली मैच हो सकता है, लेकिन पल्सेज जो है स्पेशली कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और ज्वार, ज्वार का महाराष्ट्र है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं दिया हो, लेकिन अगर हम थिंकिंग रखेंगे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही लिखा हुआ है। तो इसका करेक्टली जो मैच ऑप्शन होगा आपका राइस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है? पहली बात, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है जिसमें आप ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ कर देते, नंबर ऑफ जो प्लांट कम होता है, कम्युनिटीज के लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इसको मेंटेन करते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मोस्टली मैनेज्ड बाय द बोथ प्राइवेट कम्युनिटीज एंड द गवर्नमेंट। हाँ, दोनों चीज का इसमें इंटरफेरेंस रहता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन दिस फॉरेस्ट, ये भी रहता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ गुजरात है मोस्टली अनक्लास्ड फॉरेस्ट, या ऑल ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, विच स्टेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन कर्नाटक? सोचना भी नहीं है, कॉफी। ठीक है, टी भी हो सकता था नीलगिरी हिल्स में, लेकिन कॉफी के लिए ज्यादा फेमस है। इसके अलावा कर्नाटका जो है रागी के का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, कैसी नट्स का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका। एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहते हैं। मैच द फॉलोइंग आइटम, बोला कि गिवन इन द कॉलम ए और बी। ए और बी से जो मैच करना है। ठीक है, शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होगा? इसमें क्या बोलते हैं, कभी भी मैच द फॉलोइंग आपको करना होगा तो पहले जो आता है उसको कर लीजिए। जैसे इसमें राइस के बारे में अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, आप ब्लैक पेन से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइस का उत्तर प्रदेश और बिहार, एक रफ करते हैं उसके बाद कर रहे हैं। मिलेट्स जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु में। शुगर केन जो है, शुगर केन उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। और मेज जो है वो बिहार और पंजाब में है। ठीक है, देखिए कि ऑर्डर ऐसा हो रहा है क्या, फर्स्ट का 2, सेकंड का 4, तो फर्स्ट का 2, सेकंड का 4, थर्ड का 1, थर्ड का 1 एंड फोर्थ का सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है? तो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑन इसको ऑन करती है, इसमें किसी की भी एंट्री नहीं होती है, ये बचाने के लिए रखा जाता है और ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं अलाउ होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। But these forests are regarded as the most valuable forest in terms of conservation of forest and wildlife। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, इसके लिए कुछ एक्ट आए थे, आपको जानना नहीं है, एक क्लास 9th में पढ़ना है, बट माइंड में लॉक कर लीजिएगा। फॉरेस्ट को बचाने के लिए 1865 में एक एक्ट आया था, फिर एक एक्ट जो है 1878 में आया, और एक एक्ट जो है वो 1927 में आया। ठीक है,
These forests constitutes about more than half of the total forest वर्क लैंड इन इंडिया। बिल्कुल सही, 50% एरिया पे कवर करता है। तो ऑल ऑफ दिस इसमें सही आंसर है, यानी कि 10 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। In what sense work federation are contrasted with unitary form of government? Identify the correct option. Unitary form of government के लिए क्या आपका फॉर्मे आंसर होगा? Powers in the federation are not concentrated in single hands but distributed among units. यही है unitary form of governments में, ठीक है। फेडरेशन आर कंसंट्रेटेड विथ यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जिसमें पावर क्या रहता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहता है, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। Which of the following statements are correct regarding the पंचायत समिति in India? पंचायत समिति के लिए क्या होता है, तो पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग अथॉरिटी। ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति। अगर जिला परिषद की बात करेंगे तो पंचायती राज सिस्टम का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है और ग्राम पंचायत सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बोला कि पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड बाय रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मसल्स पावर। ठीक है, मसल पावर के रोल को रिड्यूस करना है, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मनी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। तो पॉलिटिकल पार्टी का ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए पॉलिटिकल पार्टी वाला जो चैप्टर है उसमें रिफॉर्म, फंक्शन और साथ ही साथ चैलेंजेस, ये तीन चीज कर लीजिएगा, एंड डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, क्योंकि इस चारों में से कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, और सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। तो ए तो एनसीईआरटी की लाइन है, बार बार जिक्र की प्रूडेंशियल रीजन जो होता है वो बेटर आउटकम्स प्रोवाइड करता है। प्रूडेंशियल रीजन क्या करता है, बेटर आउटकम्स प्रोवाइड करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बोला कि प्राइम मिनिस्टर। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो मेयर होता है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन होता है, मेयर। और ये अर्बन जो लेयर होता है, अर्बन पंचायती राज सिस्टम में जो अर्बन पार्ट होता है उसमें मेयर हेड रिप्रेजेंटेटिव होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। एमएलए जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ग्राम पंचायत लोकल लेवल का, और एक गवर्नर जो होता है वो डायरेक्टली अपॉइंट होता है। स्टेट का हेड होता है ऑन द पेपर, बट रियल में एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर स्टेट का होता है, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर। ठीक है, The task of measuring GDP is undertaken by which of the following levels of government is, इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है ये जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ऑफ द, ये तो असर्शन पूछेगा, राकेश इज एन एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स हु अर्न्स अ हाई सैलरी एज ही इज एम्प्लॉयड इन प्राइवेट बैंक इन सिटी। अच्छी सैलरी हो रही है इसकी, और ये प्राइवेट बैंक में है। बोल रहा है कि all service sectors in India are growing extremely well and each individual engaged in any kind of tertiary activity on high income monthly। पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन बी जो रीजन है वो फॉल्स है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, पूरा की रीड द डेटा गिवन, इसमें पूछेगा आपका कि एवरेज इनकम कौन है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। तो देखिए ए बी और सी तीनों को देख लेंगे, तो यहाँ पे 2000, अगर हम ए को देखते हैं तो 9000 है, इसके बाद 1000 है, इसका 8000 है, 11000 है और 12500 है। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो 5000 है, 4000 है, 6000 है, इतना है, और इसके बीच में फ्लक्चुएशन है। ठीक है, 2000 है, 1600 है, 3500 है और 3000 है, और इसमें तो जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, डिफरेंसेस किसमें देखने को मिल रहा है, तो अगर हम बैलेंस बोलेंगे, ठीक है, तो किस, वो इसमें बोल रहा है कि बताइए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रहा है। एवरेज इनकम इसका निकाल लेंगे, तीनों का एवरेज इनकम निकाल लेंगे। सबसे ज्यादा डिफरेंसेस इस बी में देखने को मिल रहा है, तो बी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें 10,000 मैक्सिमम हो रहा है, और इसके बीच में कितना है डिस्ट्रीब्यूशन,
9001 इक्विटेबल जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, क्योंकि इसमें कम डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंसेस जिसमें कम देखने को मिले और सैलरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो या इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पे रमन वेट्स इज 79 kg एंड हिज हाइट इज इतना, इन विच कैटेगरी कैन बी प्लेस इन फॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए बीएमआई का फॉर्मूला होता है। बीएमआई का क्या फॉर्मूला होता है, पहली बात माइंड में लॉक कर लेंगे। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू होता है हाइट बाई, सॉरी सॉरी बालक, देखिए बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट, ठीक है, बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट किस चीज में, तो हाइट मीटर में रहे, ठीक है, हाइट का स्क्वायर कर देंगे, और हाइट किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। 1.54 मीटर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 79 ऊपर में लिख लेते हैं, और इसका 1.54 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और सारा डिवीजन ये सब कर लेंगे तो इसका आ रहा है 33 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट मान लीजिए 5 ही आ रहा है, अप्रॉक्स इसका वैल्यू बोल रहे हैं। तो 33.5 जो होता है ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा इनको हो गया है, इनको चाहिए थोड़ा एक्सरसाइज करे, डाइट पे ध्यान दे, अच्छा आ जाएंगे। परफेक्ट बीएमआई किसको माना जाता है, 18.5 उसके आसपास वाले। जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड में जो फिटेस्ट प्लेयर है, एथलीट है, रोनाल्डो है, तो बीएमआई उसका इसके आसपास लाइज करता है, ठीक है, जिसमें फैट का अमाउंट कम रहे। इससे कम तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, और इससे ज्यादा तो ओबेसिटी होगी। जैसे ये आपका हाइट दिया हुआ है, तो इसके लिए जो है वो एक रेंज रखा गया है कि आप 45 केजी से लेकर के अप्रॉक्स 59 केजी के बीच में रहिएगा, तब आप परफेक्ट माने जाएंगे। लेकिन ये भाई साहब तो 79 केजी है, ओबेसिटी इनको है, ठीक है। बोला कि a man is employed on the corn farm where he does not have much manual work. He slowly works on the farm every day of which type of, बोल रहा है कि इन दिस एन एग्जाम्पल, बोल रहा है कि इनको एवरीडे ऑन, एवरीडे तो इनको वर्क मिलता नहीं, तो ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट के पार्ट हो जाएंगे। किसका एम्प्लॉयमेंट, किस एम्प्लॉयमेंट के पार्ट हो, सीजनल, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर में जो भी लेबर हायर किए जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सीजनली वर्क प्रोवाइड किया जाता है। जब हार्वेस्टिंग का टाइम रहेगा, क्रॉप्स के सोइंग का टाइम रहेगा, या पेस्टिसाइड स्प्रेड करना रहेगा, इसलिए इनको परमानेंट वर्क तो मिलता नहीं पूरे ईयर, तो इसको हम सीजनली में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉर्न लॉज। पहले कॉर्न लॉ क्या था उसको प्रीवियस हम लोग पार्ट में देखे थे, और इसमें देखेंगे कि कॉर्न लॉ एबॉलिश होने के बाद क्या होगा, मेजर चेंजेस क्या हो गया, ठीक है। हटने के बाद, कॉर्न लॉ हटने के बाद क्या ब्रिटेन में चेंजेस हो गया, तो ब्रिटेन में कॉर्न चीप रेट में अवेलेबल हो गया, क्योंकि बहुत सारे कंट्री थे जो कम रेट में ब्रिटेन में कॉर्न को अवेलेबल करा दिए। इससे ब्रिटेन के लोकल प्रोड्यूसर को जो प्रॉफिट हो रहा था वो खत्म हो गया, और उन लोगों को अपना ऑक्यूपेशन छोड़ना पड़ा। वो लोग अलग अलग जगह पे एज अ वर्कर माइग्रेट कर गए, या डिफरेंट ऑक्यूपेशन चूज कर लिए। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। आफ्टर द कॉर्न लॉज वेयर स्क्रैप, फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। देखिए कंट्री में जो कॉर्न प्रोड्यूस होता था उसके कंपेयर में जो इंपोर्ट होकर के कॉर्न आता था उसके प्राइस कम रहते थे, तो जो भी वहां के लोग थे इंपोर्टेड कॉर्न को ही परचेज करते थे। इससे लोकल प्रोड्यूसर को हेवी लॉस हुआ। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज, बोला कि अनेबल टू compete विथ इंपोर्ट्स, क्योंकि ये जो बाहर के कंट्री थे जैसे रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हो गया, ये काफी चीप रेट में अवेलेबल कराते थे। और कॉर्न लॉ जब तक था ब्रिटेन में, बाहर से इंपोर्ट आप कर नहीं सकते थे, तो मनमानी करते थे पीजेंट्स ब्रिटेन वाले। Vast areas of land were now felt uncultivated, and thousands of men and women were thrown out of work. They flocked to the cities or migrate overseas. वो कंट्री से या तो बाहर चल गए या सिटी की तरफ मूव कर गए, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को चूज कर लिए। बहुत सारे जो लैंड है ऐसे ही रह गया, अब कोई एग्रीकल्चर करता नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट पहले जैसा नहीं था। एज फूड प्राइसेस फेल, वर्ल्ड कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। फूड प्राइसेस जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल होगा फूड प्राइसेस, क्योंकि अवेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर चीजें आपके पास ज्यादा हो, डिमांड कम रहता है, तो फूड प्राइस कम होगा। अराउंड द वर्ल्ड वो कौन कौन से कंट्री थे जो कॉर्न को इंपोर्ट कर रहे थे, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कॉर्न को,
ब्रिटेन इंपोर्ट करेगा और वो कंट्री उसके लिए एक्सपोर्ट करेंगे। तो ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज थे, ठीक है। और रसिया उसमें इंपॉर्टेंट है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एक चीप रेट में कॉर्न को क्या कर रहे थे, भेज रहे थे ब्रिटेन में, और इससे वहां के लोकल प्रोड्यूसर टोटली अफेक्ट हो गए। काफी खूबसूरत सा आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड इन ब्रीफ मैन। बड़ा ही आसान सा है। इंटरनेशनल ट्रेड जिसमें ओवरसीज ट्रेड को हम इंक्लूड करेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो ट्रेड होगा। और अगर हम बात करते हैं लोकल ट्रेड, तो विद इन अ स्टेट वो ट्रेड होते हैं। When a trade takes place between state, cities or village within a city, बोला कि within a city, it is known as local trade. Local trade मतलब कंट्री के अंदर में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो हम उसको लोकल ट्रेड बोलेंगे, which does not impact the value of the national currency. और ये नेशनल करेंसी का वर्ल्ड मार्केट में इंपॉर्टेंस को क्या करता है, ग्रो नहीं करता। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड हम जितना ज्यादा करेंगे, उसमें भी जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, उससे हमारा करेंसी स्ट्रांग होगा। पहले भी इकोनॉमिक्स वाले क्लास में आपको जिक्र किया गया है कि जितना ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, करेंसी हमारा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर हम चीजों को मैक्सिमम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस सेंस में हमारा करेंसी वीक हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनल पॉलिटिक्स? कम्युनल पॉलिटिक्स समझ लेते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक कम्युनलिज्म वर्ड से लिया गया है। जैसे एक सेकुलर होता है, सेकुलर में उस कंट्री या उस स्टेट ने अपना रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया रहता है, जबकि कम्युनल कंट्रीज या कम्युनलिज्म को प्रेफर करने वाले स्टेट या कंट्री अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर किया रहते हैं। तो कम्युनल पॉलिटिक्स में तो किसी एक रिलीजन कास्ट की पॉलिटिक्स होगी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे श्रीलंका में हम लोग को देखने को मिला, सिन्हालाज लोगों को ही सारे प्रेफरेंसेस दी गई थी। द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स वेयर वन रिलीजन इज शोन एज ए सुपीरियर टू द अदर रिलीजन इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। इसमें एक रिलीजन को सुपीरियर बताया जाता है अदर रिलीजन से, और इसमें मेजोरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Here, one religion group is against the other religious group, and the demand for one religion group are against the demand of the other religion group. एक की डोमिनेंस वहां पर शो की जाती है। जिसकी संख्या ज्यादा रहती है, जो पावरफुल रहते हैं, जो रिच रहते हैं, वहां पे डोमिनेंस रोल प्ले करते हैं। वहां पे जो माइनॉरिटी में रहते हैं या वीकर रहते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द ओनली बेसिस ऑफ फॉर्मिंग अ कम्युनिटी। रिलीजन क्या होता है? एक एकलौता बेसिस है जो फॉर्म करता है, क्या करता है, अलग अलग कम्युनिटी को। और ये डेमोक्रेसी के लिए सही चीज नहीं है। एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री में सेकुलरिज्म होना चाहिए, नहीं कि कम्युनिज्म। कम्युनिज्म माइंड में लॉक कर लीजिए, किसी एक रिलीजन को प्रीफर की जाएगी इसमें। राइट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है नरेगा को इम्प्लीमेंट करने का? तो सबसे पहले नरेगा का फुल फॉर्म जान लीजिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2005 में। कितने डिस्ट्रिक्ट में, वन मार्क क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? 625 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और अगर यही मनरेगा हो जाएगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इतना डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया था। और इसमें जो नंबर ऑफ डेज वर्क प्रोवाइड किया जाता है, 100, ठीक है। एक हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा मनरेगा का वेजेस है? सबसे ज्यादा सिक्किम में 317 और हरियाणा में 315। और सबसे कम की बात करेंगे तो बिहार जैसे स्टेट में 178 अप्रोक्स, ठीक है। बोला है कि नोटिफाइड सितंबर 7 2005 में इसको लाया गया था, नेशनल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। द मैंडेट ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ गारंटी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड whose adult members बोला कि volunteers to the unskilled manual work। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में ये इन्वॉल्व रहते हैं। स्पेशली उनको इंक्लूड किया जाता है जो बीपीएल में रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनके पास ऑक्यूपेशन के कोई सोर्सेस नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट उनको वर्क प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट के पास कोई काम नहीं रहा, फिर भी वो आपको बैठा करके भी वेजेस प्रोवाइड करेंगे। वो गवर्नमेंट की वो प्रॉब्लम है कि उसके पास वर्क है नहीं है, बट वो आपको 100 days वर्क ग्रांट करेगी।
क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ हिस्टोरियंस एग्री टू फैक्ट दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन विच द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगर इंटेलेक्चुअल कॉज पे हम लोग जाएंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंटेलेक्चुअल कॉज क्या होता है, तो कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन का डिस्कशन करेंगे। वोल्टेयर, रोसियो, लॉकी, ये लोग जो थे राजा के अगेंस्ट में कॉलम लिखना स्टार्ट किए। राजा जो भी डिस्पोटिक मेथड से रूल करता था, अनकंट्रोल्ड वे में लेविश लाइफ स्टाइल जीता था, इन्होंने इसके अगेंस्ट में कॉलम लिखना न्यूज़पेपर इस सब में स्टार्ट किया। और फ्रांस में उस समय प्रिंट कल्चर क्या होता, सर्कुलेट हो गया था, प्रिंट कल्चर इसलिए वहां पे इम्पैक्टफुल था। रूरल रीजन के लोग भी राजा के डेस्पोटिक एडमिनिस्ट्रेशन को जान गए, राजा के अगेंस्ट हो गए। यहाँ तक कि हम लोग को देखने को मिलता है कुछ लोग एक साथ मार्च करते हैं, राजा को किडनैप करके या जबरदस्ती पकड़ के ला करके पेरिस में छोड़ देते हैं वर्साय से। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंटेलेक्चुअल कॉजेस में प्रिंट कल्चर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ इनलाइटेड थिंकर्स, जो भी विद्वान लोग थे, इंटेलेक्चुअल थिंकर्स भी हम उनको कह सकते हैं। दे अटैक द स्वर्ड अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट। क्योंकि बस राजा ही दोषी नहीं था, चर्च भी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत चर्च इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्लेर्जी वाले अलग से टैक्स लेते थे, सारा पावर अपने पास सेंट्रलाइज करके रखते थे, फर्टाइल लैंड का पार्ट रखते थे। तो उनके अगेंस्ट में थॉट्स डेवलप किया प्रिंट कल्चर, और इसमें इंटेलेक्चुअल लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। New ideas of social revolution came into being. Public and became aware of the power of reason and tried to question ideas and belief. यहाँ पर लोग क्या करने लगे, आइडियाज और बिलीफ को लेकर के क्वेश्चन करने लगे। अब आपको एक बात माइंड में आ रहा होगा कि इनकी एक बड़े ही महापुरुष हैं जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने क्वेश्चन कर दिया चर्च की ऑथोरिटी पे विटेनबर्ग, एक कैथोलिक चर्च के सामने। 95 थीसिस था उसमें, 5000 कॉपी जल्दी ही बिक गई। तो पहले लोग क्वेश्चन नहीं करते थे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हमको करना है, और ये इंटेलेक्चुअल पर्सन जो थे उनको वे प्रोवाइड किया, रास्ता दिए। तो लोग, जो भी रूलिंग ऑथोरिटी थी, रिलीजियस ऑथोरिटी थी, प्रिंट कल्चर के इम्पैक्टफुल होने के बाद, प्रभावशाली होने के बाद, लोग राजा पे क्वेश्चन करने लगे या चर्च पे क्वेश्चन करने लगे, जो कि पहले नहीं होता था। By the 1780s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. बहुत सारे ऐसे लिटरेचर आ गए जिसमें डेस्पोटिक आइडियाज को क्रिटिसाइज किया गया, कार्टून और कैरिकेचर्स बनाया गया, जैसे आजकल जो मीम वाला पैटर्न है उस तरह से किया गया। सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेन्ड एब्सोल्युटली इन प्लेजर व्हाइल द कॉमन पीपल सफर्ड इमेंस हार्डशिप। इसमें दिखाया गया, जो भी कार्टून होते थे इसमें दिखाया गया कि मोनार्की की तो बल्ले बल्ले है, उसको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, बट प्रॉब्लम में कौन है, कॉमन पीपल है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक चीज माइंड में लॉक कर लेंगे कि जिस समय फ्रांस डेब्ट में था, कर्ज में था और बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ था, उस समय राजा की सेवा के लिए 1600 नौकर थे और रानी एंटोनियो की सेवा के लिए 800 नौकरानी थी। रूमर्स भी था, जिस समय राजा को किडनैप किया गया उस समय रूमर्स था कि राजा दावत कर रहा है वर्साइल के पैलेस में। राजा को फर्क नहीं पड़ता था कि देश में क्या चल रहा है, पैसे की कमी हुई, टैक्स इंक्रीज कर दिया, और यही डिस्ट्रस्ट डेवलप होने का मेन रीजन था लोगों के बीच में राजा के प्रति। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Diff analyze the major difference between federal form of government and unitary form. Unitary one, फेडरल फॉर्म मतलब मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म में सेंट्रलाइज पावर रहेगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग किसमें होता है, फेडरल गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होता है। ठीक है, इन फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पावर्स क्या होता है, शेयर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, कभी कभी लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी। इन यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इफ द सब यूनिट्स एग्जिस्ट इट विल बी द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं होता है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में और कोई सेकेंड लेवल की गवर्नमेंट प्रैक्टिस भी कर रही है, एक्सरसाइज भी हो रही है, तो उससे वो सबऑर्डिनेट होती है। In federal system of government, state government are answerable to the people and not answerable to the central government. फेडरल में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है किसके आंसरेबल होती है, लोगों की उसकी जवाबदेही किसके प्रति होती है, लोगों को प्रति होती है। वो ये नहीं कि सेंटर को हर बात के लिए रिपोर्ट करेगा कि हाँ यहाँ पे गलती हो गया या यहाँ पे मैं प्रोग्राम या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जबकि यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट में पावर, मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव फॉलोड द ऑर्डर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो किसकी बात मानती है? यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट में, जो दूसरे सब यूनिट्स होते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंट पावर होता है। जैसे कि लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, तो फेडरल कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट को प्रीफर करने में स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों होती है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है, या गलती से कोई दूसरा उसका सबऑर्डिनेट हो तो जो बड़ी वाली गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी की बात मानेगी यूनिटरी गवर्नमेंट। But is it right that development of nation depends on the availability of public facilities? If yes, explain. देखिए, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट पब्लिक फैसिलिटीज पे ही डिपेंड करता है। ये कैसे करता है, इस चीज को समझ लीजिए। कैसे करता है, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी जो होता है हर किसी के लिए इजीली एक्सेसिबल होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी बीमारी है और वो पुअर है, तो वो किसको अप्रोच करेगा? वो क्या कोई बड़े हॉस्पिटल को, मैक्स को या मेदांता को अप्रोच करेगा, या पीएमसीएच या एनएमसीएच को अप्रोच करेगा? एनएमसीएच और पीएमसीएच, क्योंकि वो हर किसी के लिए है। एनएमसीएच और पीएमसीएच इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, जबकि मेदांता और पारस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? ये कुछ आपके प्राइवेट हॉस्पिटल है या आपके प्राइवेट फैसिलिटीज के एग्जांपल है। तो अगर नेशन की परफेक्ट डेवलपमेंट चाहते हैं तो पब्लिक फैसिलिटीज का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बोला है कि फोर मेजर फैसिलिटी गिवन बाय बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। गवर्नमेंट क्या करते हैं, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एकदम चीप रेट में, या फी भी नहीं लेती है, और हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। प्ले ग्राउंड्स देती है, या इसके अलावा मिड डे मील्स के थ्रू आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज में होता है। कोई प्राइवेट स्कूल में जाकर मिड डे मील मांगेगा, मिलेगा भी नहीं। बेसिक हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड हॉस्पिटल वैक्सीन प्रोग्राम टू मेंटेन बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं आपको मेडिसिन या सारा जो चीजें होती है वो फ्री में होती है। कुछ कुछ चीजों का पैसा लगता है। ये नहीं कि आप यहाँ पर सुन लीजिएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारा चीज फ्री में होती है और आपको पैसा लग जाए, तो सर तो ऐसा बोले थे, ये तो गलत बात होगी। कुछ कुछ चीजों की पैसा लगती है, या न के बराबर अमाउंट चार्ज किया जाता है इसमें। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करता है, पब्लिक फैसिलिटीज। पुलिस जो होती है कोई इंडिविजुअल पुलिस नहीं होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस होती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं एजुकेशन गवर्नमेंट, उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज को। सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पुलिस, बोला कि आउटपोस्ट पुलिस स्टेशंस और मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक, एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन बाय द स्टेट लॉज। स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट किसके द्वारा कराती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन, पुलिस के द्वारा। एंड पुलिस इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। तो हेल्थ एजुकेशन के अलावा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको कौन कराता है, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो भी लोग बीपीएल में होते हैं, बीपीएल मतलब अब बार बार नहीं बताएंगे आपको, बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। रूरल रीजन में जिसका इनकम 816 रुपीज से कम हो वो बीपीएल में रहेगा, अर्बन रीजन में 1000 हो जाता है। तो पीडीएस सिस्टम जो है एक कौन सी फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड फैसिलिटीज। पीडीएस को ग्रेन्स कौन देता है, पीडीएस के पास तो अपना ग्रेन्स होता नहीं, तो इसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो ग्रेन्स देता है। ठीक है, और ये सारे सिस्टम क्या है, ये सारे सिस्टम जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज के एग्जांपल है। तो इस सारे डिस्कशन के बाद एक चीज क्लियर होती है। एक चीज क्या क्लियर होती है, एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर कंट्री का डेवलपमेंट आपको करना है तो उसके लिए पब्लिक फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। डू यू एग्री विद स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। हाँ, इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे नहीं भी है। रिसोर्सेज है भी तो प्रॉपर एक्सट्रैक्शन मेथड नहीं है। बोला कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट इंडिया इज रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ, बहुत सारे रिसोर्सेज है बट प्रॉपर आपके पास मेथड नहीं। एग्जांपल पे उड़ीसा को लेते हैं, उड़ीसा के पास बहुत रिसोर्सेज है, लेकिन उड़ीसा इंडिया का सेकंड पोरेस्ट स्टेट है, क्योंकि उसके पास एक्सट्रैक्शन मेथड नहीं है। बोला कि द स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। इसमें क्या है, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है, बहुत ज्यादा वाटर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर।
अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे सोलर पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन वाटर की अवेबिलिटी नहीं है। द कोल्ड रीजन लद्दाख रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे लाइज करता है, कोई नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। लद्दाख हैज वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इज डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। कुछ मिनरल्स भी इसके पास उतने ज्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है क्योंकि डेजर्ट रीजन है, वो हैबिटेशंस नहीं है, वाटर की अवेबिलिटी नहीं है। तो यूरेनियम थोरियम या कुछ आपके पास जियोथर्मल एनर्जी रहेगा, लेकिन बस उससे आपका काम नहीं चलेगा। लद्दाख के पास जियोथर्मल एनर्जी है, लेकिन क्या इसके पास आयरन डिपॉजिट्स है? क्या एग्रीकल्चर कर सकते हैं लद्दाख में? नहीं कर सकते हैं। तो कुछ रीजन जो है, जैसे राजस्थान की बात की कि सोलर एनर्जी है उसके पास, विंड एनर्जी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन क्या वाटर की एबिलिटी प्रचुर मात्रा में है? जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है नहीं है। इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, लैंग्वेज कल्चर ट्रेडिशन के बेस पे, उसी तरह से रिसोर्स के मिलने के बेस पे भी, मिनरल्स के मिलने के बेस पे भी। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि एक मिनरल्स या कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे सारे मिनरल्स मिलते हो, कुछ ना कुछ लैक रहेगा ही आपका। जैसे बहुत सारे जो तेज बच्चे आ जाएंगे कि नहीं सर झारखंड या छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सारे मिनरल्स प्रोवाइड कर देगा, गोल्ड नहीं प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे हैं ना। असम एंड मिनरल ऑयल डिपॉजिट एज वेल एज वाटर रिसोर्स बट लैक इन डेवलपमेंट। असम के पास ऑयल डिपॉजिट्स भी है, वाटर रिसोर्सेज भी है, बट लैक इन डेवलपमेंट। फ्लड आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे उड़ीसा का स्टार्टिंग में चर्चा किए थे आपसे। तो एग्री करते हैं कि हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी बात की डाइवर्सिटी भी है, बहुत सारे रिसोर्स हमारे पास है एज ए स्टेट, तो बहुत सारे रिसोर्स नहीं भी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज को। अब ऐसा नहीं कि असम में तेल है तो बस असम वाले यूज करेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। Like, is it correct to agree the fact that several services that cannot be provided by the private sector can be provided by the public sector? अभी इस पे चर्चा किए थे हम लोग कि बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए रेलवे की बात करेंगे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपके पास प्राइवेट भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो पब्लिक है। अगर यहाँ से आपको बहुत ज्यादा दूर जाना है तो उसमें मैक्सिमम पब्लिक फैसिलिटीज का है, या आप हेल्प लीजिएगा। Like there are several necessity of common man, but it is not possible for the private sector to provide all these things at reasonable cost. प्राइवेट सेक्टर आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, जबकि गवर्नमेंट जो है वो कम कॉस्ट में आपको चीजें प्रोवाइड कर देगी। हेल्थ फैसिलिटीज की बात किए थे, या हम एजुकेशन की बात किए थे, आईआईटी या कोई मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है, कम पैसे में आपको बीटेक की डिग्री दे देगी, एमबीबीएस करा देगी। तो कम पैसे में एक्सेसिबल रहता है कौन? पब्लिक सेक्टर या पब्लिक फैसिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरीवन। हर कोई किसी के लिए क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। इफ द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग दिस इज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर, देन द लेटर कैन एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी बाय सेलिंग द सेम एट हाई रेट्स। क्या होता है, जो फैसिलिटीज हमको पब्लिक सेक्टर की तरफ से काफी कम पैसे में मिल रहा है, वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ से लेने जाएंगे तो काफी ज्यादा पैसा उसके लिए चार्ज किया जाता है, और हर कोई उस अमाउंट को नहीं दे सकता। तो फैसिलिटी कौन ज्यादा प्रोवाइड करता है? रीजनेबल कॉस्ट पे पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। Therefore, the supply of basic amenities is given to the government so that it provides this facility to the people at low and affordable rates, ensuring the smooth and uninterrupted supply to the public. लो और अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करते हैं स्मूथली और बिना रुकावट का, ताकि हर किसी को वो बेसिक फैसिलिटीज मिल सके। तो पूरा स्टेटमेंट मेरा कर रहा है कि प्राइवेट फैसिलिटीज भी, आपको प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बट पब्लिक सेक्टर जो है रिजनेबल रेट पे एक्सेसिबल रहता है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। विदाउट पब्लिक सेक्टर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ इसेंशियल सर्विस में है, रेलवे, इलेक्ट्रिक बोर्ड, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? देखिए इसके पीछे एक रीजन था। गांधी जी 11 डिमांड रखते इरविन से। इरविन भाई साहब से डिमांड रखते हैं, उस डिमांड में क्या था? कुछ लेबर लोगों का डिमांड था, कुछ पीजेंट्स का डिमांड था, वर्किंग क्लास लोगों का डिमांड था, पॉलिटिकल लीडर्स का डिमांड था, ऐसे करके। और कुछ डिमांड कॉमन था जो हर किसी के लिए था। और उस डिमांड, उस लेटर के साथ एक अल्टीमेटम भी दिया जाता है कि अगर एज ए वायसराय आप मेरी बात को नहीं मानते हैं तो मैं मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। वायसराय इरविन इनको हल्का में ले रहा था, और उसने बोला कि नहीं मानता।
जो करना है कर लीजिए। और इसी के बाद उन्होंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया किस चीज को, सॉल्ट मार्च को। और इसी के साथ स्टार्ट हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन पूछेगा दांडी कहाँ है, मैप वर्क कराया गया, वहां से आप देखिए कि दांडी गुजरात का कोस्टल शहर है। ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने स्टार्ट किया एक मूवमेंट जिसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑन 31 जनवरी 1930 he sent a letter to Viceroy Irvin starting 11 demands। लेटर कब भेजा, 1 मार्क क्वेश्चन अगर पूछे तो 31 जनवरी 1930 को भेजा। किसको, वायसराय को, हेड रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया में। इसमें कितने डिमांड से, 11 डिमांड, जिसमें कुछ पीजेंट्स के लिए, कुछ वर्किंग क्लास पीपल के लिए, कुछ लैंडलॉर्ड्स के लिए और कुछ कॉमन डिमांड्स थे, जैसे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना एक कॉमन डिमांड हो गया। द मोस्ट एक्सट्रीम डिमांड वाज द एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। और इसमें सबसे जो कॉमन डिमांड था वो था सॉल्ट टैक्स को हटाना। सॉल्ट जैसी कॉमन चीजों पे एज ए आप फॉरेनर आप हमसे टैक्स नहीं ले सकते। Salt is commodity consumed by all both rich and poor. It is one of the most essential item of food। अच्छा, कोई सब्जी आप खा रहे हो और उसमें मतलब नमक ही ना हो तो फिर फीका पड़ जाएगा। और एसेंशियल फूड आइटम्स है, इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। और ऐसी कॉमन चीजों पे ब्रिटिशर्स टैक्स लगाते थे। कॉन्फ्लिक्ट का यही मेन रीजन था। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज हिस्टोरिक मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। साबरमती आश्रम से डांडी की जो डिस्टेंस थी वो कितना था, साबरमती से डांडी की डिस्टेंस 240 माइल्स था। ठीक है। डेज कितना लगे, 24 डेज लगे थे। ठीक है। 10 माइल्स पर डे चलते थे। 11 मार्च को स्टार्ट किए और 6 अप्रैल को पहुंचे। ठीक है। कब पहुंचे, 6 अप्रैल को पहुंच गए। मेन फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट सक्सेसफुली मूवमेंट था जिसमें मास पार्टिसिपेशन मिला हुआ था और इसमें वुमेन लोग भी पार्टिसिपेट करती हैं। अलग बात है, इस मूवमेंट के बाद गांधी जी बोल दिए, एक स्टेटमेंट दे दिए कि वुमेन का काम है एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनकर घर की देखभाल करना। इस बात से काफी लोग नाराज भी हुए थे। बट लिस्ट आउट सम सजेशंस फॉर मिनिमाइजिंग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करके ही जो भी वेस्ट वाटर है उसको ऐड करेंगे किसी वाटर बॉडीज में। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर बल्कि प्रोसेसिंग बाय रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग इन टू और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। रेन वाटर क्या कर देंगे, हार्वेस्ट कर देंगे, रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे बहुत सारे मेथड से। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड मतलब कि इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन द रिवर एंड पॉन्ड्स। कोई भी वाटर बॉडीज में अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को या किसी भी तरह के वेस्ट को ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे, ट्रीट कर देंगे हॉट वाटर से, या जो भी उसके इफ्लुएंट्स रहेंगे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मतलब इफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस। इसको 3 फेजेस में रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस कर लेंगे। इस सारे प्रोसेस को अडॉप्ट करके कम से कम पॉल्यूट करके वाटर बॉडीज को हम आसानी से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से बच सकते हैं। देखिए, एचडीआई मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो पहले देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इज अ सिंगल इंडेक्स मेजर दैट एम्स टू रिकॉर्ड द 3 की डिमांड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स। एक मतलब कि एक्सेस टू नॉलेज। एसडीआई का जो 3 डिमांड होता है उसमें एक होता है एक्सेस टू नॉलेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग के लिए जो भी डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, फूड आइटम्स अवेलेबल हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, एजुकेशन सिस्टम्स हो आपके पास, लॉन्ग एंड हेल्दी और हेल्दी रहे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रैक्टिस टू मेजर हाउ डेवलपमेंट हैज इंप्रूव्ड ह्यूमन लाइफ। कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, इसके इंडिकेटर्स अगर बात करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है, कैसे मिलता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आपका क्या है, बल्कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है, एडल्ट लिटरेसी रेशियो क्या है, इसके अलावा जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है। ये सारी जो चीजें हैं वो आपके एसडीआई के पॉइंट्स। 27 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में वो क्या है, बीपीएल में, एनसीईआरटी की डेटा के अकॉर्डिंग। और ये टोटल पॉपुलेशन का कितना आ जाता है, ये टोटल पॉपुलेशन का 22% आ जाता है। माइंड में रखिएगा, 1 मार्क पूछ दिया बता दीजिएगा यूं ही। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि इज इट्स जस्टिफाइड टू स्टेट दैट इट इज नॉट
पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट ट्रीटेड बट इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करना है आपको। बोला कि इट इज करेक्ट टू से दैट इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट, बोले कास्ट रिटेन बट इट इज कास्ट गेट्स बोले पॉलिटिसाइज। अब कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। बट एवरी कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद अदर सिमिलर कास्ट और सब कास्ट। एक कास्ट जो है अपना इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में बढ़ाने के लिए क्या करता है कि दूसरे कास्ट के साथ टाई अप करता है, अलायंस बनाता है, या अपने सब जो सब कास्ट होते हैं उसके साथ, ताकि उसका इन्फ्लुएंस बन सके, बढ़ सके। Negotiation are done by the coalition of different caste groups to make impact of the politics. Politics में impact डालने के लिए coalition कर लेते हैं अलग caste से, ताकि उनका politics में impact रहे, प्रभाव रहे। Caste group like backward and forward came together to get benefit in politics. कभी कभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में, वो एक साथ आ जाते हैं ताकि डिफरेंट बेनिफिट वो गेन कर ले। कास्ट ग्रुप डिमांड द पावर शेयरिंग इन पॉलिटिक्स एंड बिकम इन पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या करते हैं, कास्ट ग्रुप जो होते हैं डिमांड करते हैं पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स में। जैसे पावर शेयरिंग में एक पॉइंट था कि पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड सोशल ग्रुप्स, और इसमें वो डिसीजन मेकिंग, अगर पावर शेयर हो जाए तो डिसीजन मेकिंग के वो पार्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, या स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो वहां पे वो पावर शेयर कर रहेंगे। पावर शेयर करके एज ए रिप्रेजेंटेटिव गए हो, एग्जीक्यूटिव के मेंबर है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। Political parties are using the caste and their work separations to gain power. They are to end this evil practice of caste discrimination. और इस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर हम कास्ट और पॉलिटिक्स के एक रिलेशन को देखेंगे तो हर कोई एक दूसरे से टाई अप करता है अपने कास्ट या सब कास्ट से, ताकि उसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। तो ऐसे बढ़िया सा पॉइंट एक कुछ हेडिंग लिख करके ऐसे पॉइंट्स आप डिराइव कर दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं कटने का चांस नहीं है। लेकिन पॉइंट छूटेगा, मार्क्स कटेगा, माइंड में रखिएगा इस चीज को। अब थोड़ा मैप वर्क कर लिया जाए। बोल रहा है कि अ रीजन इन बिहार विच इज कंसर्टेड कंसर्न विद मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स के लिए कौन सा रीजन जो है वो आइडेंटिफाई होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इंडिगो प्लांटर्स बड़ा ही आसान सा चीज है। इंडिगो प्लांटर्स कहाँ पे था? इंडिगो प्लांटर्स था बिहार के चंपारण में। देखिए यहीं पर है चंपारण, एकदम परफेक्ट डॉट। क्या है यहाँ पर? चंपारण। चंपारण यहाँ पर है। इंडिगो प्लांटर्स के लिए बिहार में हुआ था मूवमेंट। अ प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1927। देखिए कांग्रेस सेशन जो 1927 का हुआ था वो मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। और एक आपको तमिलनाडु दिख रहा है, तमिलनाडु का अपर पार्ट चेन्नई, चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास था, तो ये डॉट आपका हो गया चेन्नई का। ठीक है, परफेक्ट एकदम डॉट। अब बोल रहा है कि अ सी पोर्ट इन गुजरात। गुजरात में कौन सा सी पोर्ट है? गुजरात में कांडला सी पोर्ट है। देखिए यहाँ पर गुजरात का ये जो पार्ट दिख रहा है यहीं पर कांडला सी पोर्ट है, एकदम समुद्र से सटा हुआ। कौन सा सी पोर्ट है? कांडला, जिसका नाम अभी चेंज करके वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो गया है। आपको नाम नहीं लिखना है, इंफॉर्मेशन के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक है। एंड इंटरनेशनल पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में ये जो लोअर पार्ट दिख रहा है जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हुए, और ये यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट यही जस्ट बीच में कोलकाता है। देखिए परफेक्ट लोकेशन है किसका? कोलकाता का। और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र। बढ़िया सा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र कौन सा है? यहाँ देख लीजिए, ये आपका मुंबई है। ठीक है, और मुंबई के ऐसे स्लैंटेड थोड़ा सा कर देंगे, ये है पुणे। तो मुंबई और पुणे दो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है महाराष्ट्र में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिए, यहाँ पर हरियाणा लास्ट हो रहा है, यहाँ पर उत्तराखंड, दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए
ये आपका कोलकाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता पोर्ट भी यहीं पर लाइज करेगा, एसटीपीआई भी कोलकाता का यहीं पर है, और सितंबर सेशन भी यहीं पर होगा। और ये नरोरा है एटॉमिक, जो आपके एटॉमिक पावर स्टेशन है वो, ठीक है। और ये आपका कांडला पोर्ट, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी बोलते हैं, ये मुंबई और पुणे। इसके साथ ये हमारा जो सेकंड वीडियो था काफी इंटरेस्टिंग वे में खत्म करने की कोशिश की गई है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो अभी 13 है, अभी आपके पास 2 दिन और, मतलब एक दिन तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास। 13 को भी अगर यूटिलाइज करते तो 14 है आपके पास। तो इस समय में भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां पर अभी भी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा, जब तक कि आपका एग्जाम एसएसटी का ओवर नहीं हो रहा, एसएसटी की पाठशाला वाले ग्रुप में। तो वहां से भी, या किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहे, अगर आप ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं तो आप ऑफलाइन भी वहां से कर सकते हैं, या ऑनलाइन के तो सारे सोर्सेस हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा पीडीएफ रहता है, क्वेश्चन आंसर रहता है, इसके अलावा और भी फीचर्स है, करंट अफेयर्स है, वर्ड मीनिंग है, बहुत सारे फीचर्स है। एक बार खोल करके देखिए, इतने फीचर्स है कि याद करना मुश्किल है। फीचर्स ही फीचर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी का पीडीएफ है, बुक्स अवेलेबल है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने फीचर्स हम लोग ऐप में प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाइए। इसके अलावा हम लोग साइंस या डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए भी अवेलेबल है। इग्नाइट वर्ड्स पाठशाला पे आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हैं, और भी डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर हम लोग और भी सब्जेक्ट टर्म्स या करंट अफेयर्स, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।